दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 का अध्याय 8 हाशियाकरण से निपटना। पिछले अध्याय यानी कि अध्याय 7 में आपने हाशियाकरण की समझ में जाना था कि किस प्रकार से समाज का एक तबका मुख्य धारा से कटकर किनारे पर यानी कि हाशिए पर चला जाता है। और इस अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार से इस हाशियाकरण से निपटा जाए, अर्थात मुख्य धारा में आने का प्रमुख तरीका क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 8 हाशियाकरण से निपटना। दोस्तों पिछले अध्याय में आपने दो अलग अलग समूहों और असमानता और भेदभाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। ये समूह भले ही कम ताकतवर हों, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया। उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और अपने जो है समानता के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार और शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। दोस्तों संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा, ये हर एक मामले में उन हालात और परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिसमें कि हाशियाई समुदाय या समाज के मुख्य धारा से अलग थलग रहने वाले समुदाय रहते हैं। दोस्तों इस अध्याय में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया है और आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी हैं, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें और अन्य हाशियाई समूह ये दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लिया है। संविधान का सहारा क्यों? क्योंकि संविधान जो है वो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों इस अध्याय में हम देखेंगे कि जो हाशियाई समूह हैं अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह से लेते हैं। हम ये भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानूनों की शक्ल कैसे दी जाती है, और यहाँ इस बात पर भी हम विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों। हाशियाकरण से निपटने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे मौलिक अधिकारों का उपयोग। दोस्तों जैसा कि आप इस पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, संविधान में कई ऐसे सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है और ये हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के ऐसे अधिकार हैं, यदि उनका हनन होता है तो वे अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और अपने अधिकारों का हनन होने से रोक सकते हैं। इसमें जो मूल अधिकार हैं उसमें स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, अवसर की समानता, इस प्रकार के मुख्य अधिकार हैं। दोस्तों जहाँ तक हाशियाई तबके या किनारे पर रहने वाले तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है, और दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। और कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून भी बनाने पड़ते हैं। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण है संविधान का अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन करने की बात करता है। संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता को जो है किसी भी प्रकार से निषेध करता है। किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता या छुआछूत का निषेध संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। और इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। और इसका मतलब ये भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है।
दलित शब्द दलितों को पढ़ने और मंदिरों में जाने। तो दलित शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? दलित शब्द का अर्थ होता है दबा कुचला। दोस्तों, दलित समूहों ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए खुद ही चुना है। दोस्तों, संविधान में दूसरे कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता या छुआछूत के खिलाफ हैं। जैसे संविधान का अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित लोग इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। इस तरह दोस्तों, यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय, सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। इसी तरह जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। जहां तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है दोस्तों, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है और इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय दिलाने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य ये है कि इन समूहों की संस्कृति पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व न स्थापित होने पाए और न ही अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति नष्ट होने पाए। अब आइए देखते हैं दोस्तों, हाशियाई तबकों के लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाए गए हैं। बहुत सी नीतियां और योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती हैं और सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सके। जैसे सामाजिक न्याय को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाए। दोस्तों, संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। अनेक योजनाएं जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए होती हैं तथा जो दलित आबादी होती है, जिनके पास शिक्षा, रोजगार के साधन नहीं होते हैं, उनके लिए भी सरकारें विशेष सुविधाएं और उसके लिए विशेष योजनाएं बनाती हैं। जैसे कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें और जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हों। दोस्तों, कुछ ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करके ठोस कदम उठाए जा सकें। और आप जानते हैं, आरक्षण या रिजर्वेशन की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून या नीति है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है। आरक्षण जिसे कि रिजर्वेशन कहा जाता है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि जो पिछड़े या दबे कुचले वर्ग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। लेकिन आरक्षण एक विवाद का भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है और इसके पीछे समझ ये है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई योग्यताएं हासिल करने के लिए अवसरों से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए और उनके विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आरक्षण की नीति किस तरह से काम करती है। देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों या दलितों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां होती हैं और इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है और अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है और उस श्रेणी के लिए जितनी सीटें आरक्षित होती हैं उनमें
वो अपना एडमिशन या नामांकन करा सकता है। कॉलेजों, खासतौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक की सीमा तय की हुई है। इसका मतलब ये है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते हैं। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक यानी कट ऑफ से ज़्यादा अंक हासिल किए हों। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। 9वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में आपने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के क्रम में आइए जानते हैं। दोस्तों, हाशियाई समूहों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित एक केस स्टडी को पढ़कर जानें कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जकमालपुर गांव के लोग एक बड़े त्यौहार की तैयारी में जुटे हैं। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांव के पुजारी इकट्ठा होते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। जकमालपुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता और दादा यह काम करते रहे हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल होने नहीं दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता है और उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और वह अब खुद को उनके बराबर मानने लगा है। रत्नम की जात के लोग भी ऊंची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे और उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में वे दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे और अगर प्रभुत्वशील जातियां उन्हें काम देना बंद कर दें तो वे क्या खाएंगे, उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कबीर दास के बारे में एक छोटा सा अध्ययन है। भाषा की अपनी पुस्तक में आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे। कबीर 15वीं शताब्दी के कवि थे। पेशे से बुनकर कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी और उनका यह प्रेम रस्मों और पंडे पुजारियों के चंगुल से आज़ाद था। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है और कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और जाति पहचानों के लिए लोगों को साँचे में कैद कर देते हैं। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। उनके पद सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं और वे एक साधारण कुम्हार, बुनकर और घड़े में पानी लाती औरत सबके श्रम का सम्मान करते हैं। कबीर के जो पद हैं उसमें श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनकी प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में दलित, हाशियाई समूह और सामाजिक ऊंच नीच से घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं। आइए देखते हैं रत्नम के बारे में जो आगे का किस्सा क्या हुआ। तो दोस्तों, ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। सभी को ये आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी मां के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया।
बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे। उन्हें लगा अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया और बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया और अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गाँव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गाँव की ऊँची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्या है, इसके बारे में जानते हैं। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। दोस्तों, ये कानून यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये कानून 1989 में दलितों और अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था और उस समय सरकार इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ डेली यानी रोज़मर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। दोस्तों, यूँ तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी और इस दौरान बहुत सारे दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हक और अधिकारों के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वहन करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान और शोषण करने वाली परंपराओं से मानने से इनकार कर दिया था और इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत और जो अस्पृश्यता है वो अब भी जारी है और उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। दोस्तों, इसी तरह 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई बल्कि अपनी ज़मीन और संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई थी। दोस्तों, यही वजह है कि इस कानून के अपराधों की बहुत लंबी सूची दी गई है। इसमें कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है और इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं और इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित भी करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं। इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच दोस्तों फर्क भी किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक और निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं, उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं और कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। दूसरा, ऐसे कृत्यों की सूची है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित कर दिया जाता है या फिर उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। और एक स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति या जनजाति को किसी महिला को अपमानित करने के लिए यदि उस पर हमला करते हैं और उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं तब भी उनके लिए कानून के द्वारा दंड की व्यवस्था की गई है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए, हाथ से मैला उठाने का कलंक। बहुत सारे लोग झाड़ू, टीनिया, टोकरियों के सहारे पशुओं, इंसानों के मल मूत्र को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले सूखे शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंक कर आते हैं। हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं और यह काम आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 13 लाख लोग ये काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वालों के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग 96 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफाई करते हैं। दोस्तों, सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं और इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आंख, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर भी असर पड़ सकता है और इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है और नगर पालिकाओं में काम करने वाले लोगों को रोजाना 30 से 40 रुपये मिलते हैं, जबकि निजी घरों में काम करने वाले को इससे भी कम पैसा मिलता है। दोस्तों, 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया था। ये कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 अन्य संगठनों और व्यक्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया और इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद भी देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग और मंत्रालय को आदेश दिया कि वे 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं और अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। दोस्तों, आदिवासियों की मांगें और 1989 का अधिनियम क्या कहता है। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कानून भी जनजाति समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता और जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। दोस्तों, आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू, इनका आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं रही हैं। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती हैं। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से जबरन बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का ये भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और अब जो वापस नहीं लौट सकते, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सकें और काम कर सकें। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ आदिवासी समुदाय परंपरागत कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है।
इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। और इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। और इस कानून में ये भी कहा गया है कि वन और जैव विविधता संरक्षण में भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। अब आइए देखते हैं इस अध्याय का निष्कर्ष। दोस्तों, किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने का ये मतलब नहीं होता है कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इसके लिए उसका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। जो प्रावधान बनते हैं उन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है और इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। अब आइए देखते हैं दोस्तों इस अध्याय में जो प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली थी उसके बारे में। आग्रही, तो आग्रही जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहा जाता है। बहिष्कार, इसका मतलब किसी व्यक्ति या समूह को बाहर निकाल देने या प्रतिबंधित कर देने से होता है। और इस अध्याय में यह शब्द व्यक्ति और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार के विषय में आया है। नैतिक रूप से निंदनीय, तो दोस्तों ये ऐसे कृत्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं। और इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ होते हैं। नीति, नीति एक घोषित कार्य दिशा जो भविष्य का रास्ता बनाती है, लक्ष्य तय करती है या अपनाए जाने वाले सिद्धांतों और दिशा निर्देशों की व्याख्या करती है। और इस अध्याय में हमने सरकारी नीतियों का उल्लेख किया है, लेकिन स्कूल, कंपनी आदि अन्य संस्थाओं की भी अपनी नीतियां होती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी 8वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र का अध्याय 8 हाशियाकरण से निपटना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।